माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी पर। और आप सभी कैसे हो? हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सब पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 2 है सॉल्यूशन बिलियन। हमने चैप्टर 1 शुरू किया है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपने उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। हाँ, अभी वो चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी लेक्चर हमने प्रोवाइड किए हैं तो हमें उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। तो चलो आज हम बिलियन का कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम बिलियन की कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं। तो देखो यहाँ पर, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन बिलियन, तो सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बिलियन क्या है ना? क्वेश्चन यही आता है कि बिलियन किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में देखो हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले वो हम देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि बिलियन किसे कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है बिलियन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या मिले होते हैं। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का, इस लेसन का, इस अध्याय का, कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। तो देखते हैं चलो। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जो इसका परिचय है कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें पहले आपको जानना है कि सॉल्यूशन बिलियन क्या है, बिलियन किसे कहते हैं। और दूसरा जो है इसमें सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से टर्म दिए हैं उसमें, उसे आपको जानना है। तो उसमें आता है कि मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, नॉर्मलता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोलरता, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़नी है, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से, क्योंकि इसके डेफिनीशन पूछ ली जाती हैं आपसे, इसके फार्मूला पूछ लिए जाते हैं, या फार्मूला बेसिस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ। इसके बाद जो आता है वो है अणुसंघ गुणधर्म। आपने इसका नाम सुना होगा। इसकी इंग्लिश होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। इसमें है रिलेटिव लोअरिंग एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसकी जो हिंदी होती है वो हम आपको बताते हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करते हुए पढ़ चलो, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के हो, ठीक है, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप 12th की बात जैसे ही जाते हो, कोई भी चीज़ें आप प्रिपरेशन शुरू करते हो या फिर आप ग्रेजुएशन करते हो, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर इंग्लिश में मिलने लगती हैं, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अभी से आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलोगे तो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जैसा देखो यहाँ पर, इसलिए हम आपको दोनों चीज़ें बताते चलते हैं। देखो, अणुसंघ गुणधर्म जिसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें जो है वो 4 है। रिलेटिव लोअरिंग क्या है? रिलेटिव लोअरिंग, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प पदार्थ का अवनमन होगा, वाष्प पदार्थ का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब। तो ये सारी चीज़ें आपको अणुसंघ गुणधर्म के अंदर पढ़नी है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है वान हाफ फैक्टर। क्या है? वान हाफ फैक्टर पढ़ना है यहाँ पर आपको। सोलिबिलिटी पढ़नी है, बिलीयता पढ़ना है, हेनरी लॉ काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको हेनरी लॉ भी पढ़ना है। इसके बाद जो इस चैप्टर का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है वाष्प दाब, जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपको पढ़ना है। इसी में आपका राउल्ट्स लॉ आ जाता है, जो कि बोर्ड परीक्षा का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। राउल्ट्स लॉ आपसे पूछ लेता है, उसके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो ये था इस चैप्टर का जो इसमें हेडिंग हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो चलो, इसमें जो हमारा पहला हेडिंग दिया हुआ है वो है बिलियन। तो पहले हम इसमें बिलियन के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं आपको। इतना आप नोट डाउन करो, इसके बाद चलते हैं हम सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, इतना आपने नोट डाउन किया होगा। इसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, इसमें बिलियन किसे कहते हैं? तो बिलियन एक समांगी मिश्रण है। क्या है? अगर आपसे इसमें बिलियन के बारे में कोई पहले आप पूछे, तो आप इसमें पहले ये समझो कि बिलियन कैसा मिश्रण है, कैसा मिक्सचर है ये। तो बिलियन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी, यहाँ गा रहेगा, समांगी मिश्रण होता है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि समांगी क्या है। देखो, यहाँ पर आप जानो, जो मिश्रण होता है वो 2 तरह का होता है। मिश्रण कितने तरह का होता है? 2। एक होता है समांगी मिश्रण
एक क्या होता है समांगी मिश्रण और एक क्या होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी हेटेरो मिक्सचर, मतलब हेटेरो मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस और विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस। ये तो इसकी इंग्लिश है। अब दिमाग में आता है कि समांगी क्या है और विषमांगी क्या है, क्योंकि विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखो मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण मतलब मिक्सचर हो गया, तो इसमें जो भी अवयव मिले हों, जो कंपोनेंट मिले हों, वो एक या एक से अधिक हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तभी ना मिक्सचर हो जाएगा। कहते हैं ना खिचड़ी बन जाना, तो जब दाल और चावल दोनों मिलते हैं तभी खिचड़ी बनती है, एक चीज़ से तो मिक्सचर बनता नहीं है। तो मिक्सचर का मतलब है उसमें एक या एक से अधिक चीज़ें मिली हुई हैं, है ना? ये क्लियर हुआ। अब जो मिक्सचर है वो दो तरह का है। कितने तरह का है? दो। एक है समांगी, एक है विषमांगी। तो समांगी का मतलब ये होता है जो भी उसमें कंपोनेंट मिले हुए हैं, जो भी उसमें अवयव मिले हुए हैं, वो एक ही तरह के हों। एक ही तरह का मतलब हुआ कि जैसे मान लो, जैसे इसमें आपने चीनी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। क्या किया? चीनी मिलाया, पानी मिलाया। जब चीनी पानी मिलता है तो क्या बनता है? शरबत बन जाता है। तो जब चीनी पानी मिलेगा इसमें, आप उसको घोल दोगे तो चीनी और पानी को अलग नहीं कर पाते हो आप, उसमें एक ही तरह से वो मिल जाते हैं। जो कंपोनेंट है वो एक समान हो जाता है, मतलब कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है। तो वो जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो हमारा विलयन कैसा होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। विलयन एक समांगी मिश्रण है। और अब विषमांगी क्या होता है? जैसे देखो, मान लो कि आप पानी में बालू मिला दो। क्या मिला दो? बालू मिला दो, या कोयला मिला दो, कंकड़ मिला दो, तो उसको आप अलग कर सकते हो। या फिर तेल मिला दो। अगर आप पानी में तेल मिलाओ कभी, तो देखो जितने भी तेल मिलाओगे आप तो वो ऊपर आ जाएंगे, है ना? सरफेस पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। तो वो जो मिक्सचर होता है आपका वो विषमांगी मिश्रण होता है। मतलब जो कंपोनेंट मिले होते हैं वो आप उसको अलग अलग देख सकते हो। लेकिन जो समांगी मिश्रण होता है उसमें आप कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते हो। तो विलयन कैसा है? समांगी मिश्रण है। पहला इसमें जो पहली हेडिंग आती है, पहला जो कॉन्सेप्ट आता है ये होता है। तो देखो, आप अगर आपसे कोई पूछता है कि विलयन किसे कहते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। आप ये कहो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। क्या कहते हैं? तो यहाँ से आपकी जो डिफिनीशन आती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। देखो, जो विलयन होता है उसकी आप जो उसमें आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जो भी उसमें कंपोनेंट मिले हुए हैं, जो भी उसमें पार्ट मिले हुए होते हैं, वो अपनी पहचान को खो चुके होते हैं। उन्हें आप सरल विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते हो। जैसे आप चीनी पानी का जब शरबत तैयार करोगे तो उसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि इसमें चीनी है, पानी है, उसमें आपको दिखेंगे नहीं वो। हाँ, पानी तो दिखता ही है, लेकिन वो मिक्स हो जाते हैं। वो जो भी उसमें मतलब अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को वो लूज कर दिए होते हैं, खो चुके होते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट के लिए हम बता रहे हैं। बाकी जो आपको डिफिनीशन लिखनी है यहाँ पर, बस आप इतना लिखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, ये हमने आपको क्लियर करवाया। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें आगे चलते हैं कि विलयन में मिले क्या क्या होते हैं। जो भी उसमें मिला होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो, यहाँ पर जो विलयन होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है विलेय, क्या आता है? विलेय होता है, और दूसरा होता है विलायक। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, तो विलेय होता है हमारा सॉल्यूट। विलेय को क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और विलायक क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है ना? तो दिमाग में आता है कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। जैसे देखो, आप यहाँ पर चीनी पानी, इसमें चीनी ऐड करो, चीनी और पानी हो गया। ठीक, देखो, अच्छा आप चीनी का फॉर्मूला तो बता दो। अरे चीनी पानी तो सब लोग यूज करते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम फार्मूले से करेंगे ना। तो चीनी का फॉर्मूला, हाँ जी, क्या होता है? क्या होता है? C12H22O11। ठीक,
और पानी का तो सबको पता होगा, हाँ जी, H2O, वेरी गुड। ठीक, क्योंकि फार्मूला आप याद कर लो, केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री तो फार्मूले का खेल है। ठीक, देखो आप, हम पढ़ रहे हैं विलेय और विलायक, तो समझते हैं कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। देखो, अगर आपको शरबत दे दिया जाए, विलयन दे दिया जाए चीनी और पानी का, इसमें हम कहें कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। चीनी, देखो जब आप शरबत तैयार करते हो तो उसमें चीनी कम मात्रा में होता है, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आप यहाँ पर समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट देखो, जो कम मात्रा में डाला जाएगा उसे हम कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जो अधिक मात्रा में होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा, क्वांटिटी जिसकी अधिक होगी, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो आप, पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। देखो, विलेय छोटा लिखा है तो जो छोटा होगा वो विलेय होगा, विलायक बड़ा है तो जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा। ठीक, स्मॉलर अमाउंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, एंड लार्जर अमाउंट सॉल्वेंट हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, अगर आपको दिया है 20% एथेनॉल सॉल्यूशन एंड 80% वाटर, मान लो 20% एथेनॉल दिया है, एथेनॉल का मतलब C2H5OH एथेनॉल हो गया, और 80% दिया है वाटर। तो इसमें जो 20% एथेनॉल मिला है और 80% वाटर मिला है, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि एथेनॉल सॉल्यूट होगा कि वाटर सॉल्यूट होगा, तो आपके सामने ये क्लियर दिख रहा है कि ये 20% है, ये 20% है, ये कम मात्रा में है, इसलिए हमारा जो एथेनॉल दिया है वो हमारा विलेय हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो एथेनॉल और वाटर 20% 80% तो थे, लेकिन अगर कोई मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें 50-50 हो, है ना, मान लो 50% एथेनॉल मिला हो और 50% वाटर मिला हो, अब हम किसको विलेय मानेंगे और किसको विलायक मानेंगे, ये होता है ना, दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा हो गया तो आप वहाँ पर किसी को भी सॉल्वेंट और किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हो। देखो, ये चीज़ें कब हमको अप्लाई करनी होगी, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे, जब आप इसके आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसे विलेय मानेंगे हम, किसे विलायक मानेंगे। ठीक है, तो देखो अगर 50-50 दे दिया गया तो आप किसी को भी मान सकते हो। अगर परसेंटेज वहाँ पर कम और ज़्यादा है तो जो कम में दिया है उसे आप सॉल्यूट मान सकते हो, और जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसे आप विलायक मान सकते हो और सॉल्वेंट मान सकते हो। देखो, जो फाइनली होता है ना कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो भौतिक अवस्था होती है, भौतिक अवस्था मतलब सॉल्यूशन दिया है जो हमें सामने से दिख रहा है कि वो किस अवस्था में है, तो जो उसमें ज़्यादा मात्रा में जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फाइनली जो होता है वही हमारा सॉल्वेंट होता है। मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन का नेचर होगा, जो विलयन की प्रकृति होगी, वही विलायक की भी होती है। जैसे देखो यहाँ पर जब आप चीनी और पानी को ऐड करते हो तो चीनी किस अवस्था में होती है, सॉलिड में होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो पानी डालते हो वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड होता है। लेकिन जब चीनी पानी का शरबत तैयार हो जाता है, बन जाता है ये, तो शरबत किस अवस्था में आ जाता है, वो भी क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है। कहने का मतलब हुआ जो विलयन की प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, वही हमारा सॉल्वेंट का नेचर भी होगा। समझ में आया? तो आप यहाँ से ये क्लियर कर सकते हो कि हमारा पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और चीनी क्या है, सॉल्यूट है। तो हमें उम्मीद है कि आपको सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ तक आप नोट डाउन करो। इतना आप देखो, आज का हमारा जो इंट्रो था इस चैप्टर का, इसलिए आज हम आपको ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कस करवा रहे हैं। इसके बाद कुछ जो हमारे इसमें आएंगे आपके कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन टर्म काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन क्या है, तो वहाँ पर हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से फिर आपको हम जो कंसंट्रेशन टर्म बताएंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कौन ताप पर निर्भर करता है, कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, कौन आयतन संबंधित है, कौन आयतन संबंधित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। जो आगे का वीडियो होगा, आगे का जो लेक्चर होगा, इसमें जो आगे की कॉन्सेप्ट है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बेसिक जो है इसे आप समझो, क्योंकि जब आप सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, विलयन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पता होगी आपको, तो आपको जो कंसंट्रेशन टर्म है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो
अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और हाँ, हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं। अगर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपने हिंदी सब्जेक्ट को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको यूट्यूब पर एक ऑनलाइन स्टडी चैनल है मार्तंड हिंदी क्लासेज, वहाँ पर आप अंकित यादव सर के साथ जुड़ सकते हो। काफ़ी बेहतरीन चैनल है, सर बहुत अच्छे से आपको हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर देखना, क्योंकि सर बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।